बहुत स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति। अगले आधे घंटे में आपके पास होंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। शुरुआत सुबह 9 बजे की सुर्खियों के साथ। जम्मू कश्मीर में हिंसा से सख्ती से निपटने का निर्देश। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक। आतंकवाद विरोधी अभियान तेज करने के संकेत। पदोन्नति में आरक्षण मामले में संविधान पीठ में होगी सुनवाई। SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर का मामला 2006 के आदेश पर पुनर्विचार पर होगा फैसला। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों पर विचार। प्रधानमंत्री और अमित शाह बैठक में शामिल। हिमाचल में कांग्रेस के 23 नेता पार्टी से निष्कासित। दिल्ली NCR में धुंध की स्थिति में सुधार। प्रदूषण से मिलकर निपटेंगे हरियाणा और दिल्ली। ओडिशा में भारी बारिश की आशंका। और भारत और श्रीलंका के बीच पहला टेस्ट आज से। कोलकाता के ईडन गार्डन में मुकाबला। साइना प्रणय चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में। सरकार ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियान को तेज किया जाएगा ये कहा है और सुरक्षा बलों को निर्देश दिए जा रहे हैं कि वो राज्य में लगातार हिंसा फैलाने वालों को खत्म करें। कल दिल्ली में गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में जम्मू कश्मीर के हालात की समीक्षा की गई। बैठक में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, गृह और रक्षा मंत्रालयों के आला अधिकारी भी शामिल थे। कश्मीर घाटी में हाल ही में हिंसा की कई घटनाएं हुई हैं। इसमें कई जवान शहीद हुए हैं। सरकार ने साफ किया है कि जम्मू कश्मीर में सभी पक्षों से बातचीत के लिए केंद्र सरकार के विशेष प्रतिनिधि दिनेश्वर शर्मा की वार्ता के पहल के बावजूद आतंकवादियों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में अनुसूचित जाति और जनजातियों के आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट 11 साल पुराने फैसले की समीक्षा करेगा। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ तय करेगी कि क्या 2006 में M नागराज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के केस में आए फैसले पर फिर से विचार किया जाए या नहीं, जिसमें कहा गया था कि सरकारी नौकरियों में पदोन्नति के मामले में SC/ST जनजातियों पर क्रीमी लेयर की अवधारणा लागू नहीं की जा सकती। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने साफ किया कि पीठ फैसले के सही होने के मुद्दे पर गौर नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र सरकार के 2 प्रस्तावों को निरस्त करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के एक फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रही है। दूसरे राज्यों ने भी इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने साइबर से जुड़े कानून को मजबूत बनाने पर जोर दिया है और इसे सरकार की जिम्मेदारी बताया है। साथ ही साइबर से जुड़ी समस्याओं को एक वैश्विक समिति बनाने पर भी इन पर जोर दिया गया है। चीफ जस्टिस साइबर से जुड़े कानून और साइबर अपराधों पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बोल रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने साइबर से जुड़े विषयों पर दिल्ली में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि साइबर कानून भारतीय संविधान के दायरे में ही होना चाहिए। उन्होंने साइबर से जुड़ी समस्याओं के लिए एक वैश्विक समिति बनाने की जरूरत बताई। There has to be an international committee that's up to the executive. But as far as lawmaking is concerned, the Indian concept of constitutional sovereignty cannot be diluted. 2 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन में 65 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। cyberlaw.net और पवन दुग्गल एसोसिएशन एडवोकेट्स ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। That Internet of Things, which is actually the Internet where all things are getting connected, is actually becoming lawless. And therefore the lawlessness of the Internet of Things is coming to be a global headache at a global level. बीते कई सालों से साइबर से जुड़े हुए अपराध दुनिया भर में चिंता का विषय बने हुए हैं। भारत में अभी साइबर अपराधों से निपटने के लिए ठोस नियम और इंतजाम की कमी है। नविक्रम सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बुधवार को दिल्ली में बैठक हुई। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी,
बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के अलावा समिति में शामिल नेताओं ने हिस्सा लिया। बैठक में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी मौजूद थे। बैठक में गुजरात के लिए पार्टी के उम्मीदवारों पर चर्चा हुई। पार्टी का कहना है कि उम्मीदवारों का ऐलान सही समय पर किया जाएगा। गुजरात में 2 चरणों में चुनाव होने हैं। राज्य की 182 विधानसभा सीटों में से 89 सीटों पर 9 दिसंबर और 14 दिसंबर को 93 सीटों पर मतदान होना है। बैठक में कर्नाटक विधान परिषद के चुनाव के लिए बीजेपी ने 6 उम्मीदवारों के नाम को मंजूरी दी है। अधिकतर गुजरात की सीटों पर चर्चा हो चुकी है और चर्चा हुई। उचित समय पर निर्णय लेकर के आपको बताया जाएगा और इसलिए अभी उसकी सूची जारी नहीं हो रही है। साथ ही साथ कर्नाटक के 6 हमारे MLCs का लेजिस्लेटिव काउंसिल का चुनाव है, उसके लिए 6 सीटों के नामों की घोषणा कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश में चुनाव के बाद कांग्रेस ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल नेताओं पर कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ काम करने वाले 23 नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इसमें NSUI के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष यदुपति ठाकुर का नाम भी शामिल है। नेताओं को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और प्रत्याशियों की सिफारिश पर 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है। हिमाचल प्रदेश में 9 नवंबर को मतदान हुआ था। 18 दिसंबर को नतीजे आएंगे। इधर गुजरात चुनाव के लिए कांग्रेस की बुधवार को होने वाली बैठक टाल दी गई। पार्टी अब टिकटों पर 17 नवंबर को चर्चा करेगी। GST की नई दरें कल से लागू हो गई। 200 से ज्यादा वस्तुएं और रेस्टोरेंट में खाना सस्ता हो गया है। आर्थिक मामलों के जानकारों का कहना है कि GST दरों में कटौती से खुदरा महंगाई में भी कमी आएगी। इस बीच केंद्र सरकार ने राज्यों को निर्देश दिया है कि टैक्स में कटौती का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए कदम उठाएं। GST की नई दरें बुधवार से लागू हो गईं। 213 वस्तुओं पर टैक्स की नई दरें लागू हो गई हैं। हाल ही में GST परिषद की गुवाहाटी में हुई 23वीं बैठक में इन वस्तुओं पर टैक्स की दरों में संशोधन किया गया था। सबसे बड़ी राहत 28% की टैक्स स्लैब में आने वाले सामानों पर दी गई है। बुधवार से सिर्फ 50 वस्तुओं पर ही 28% GST लग रहा है। AC, वॉशिंग मशीन, सीमेंट और सिगरेट, पान मसाला जैसी लग्जरी और गैर जरूरी वस्तुओं पर ही 28% का टैक्स लगेगा। परिषद ने 28% के स्लैब में आने वाली 178 वस्तुओं को 18% के स्लैब में डाल दिया था। इसके अलावा 6 वस्तुओं को 18 से घटाकर 5% के स्लैब में डाल दिया गया है। वहीं 8 वस्तुओं को 12% की बजाय 5% के स्लैब में डाला गया है, जबकि 6 वस्तुओं पर 5% टैक्स हटाकर 0 कर दिया गया है। 178 आइटम्स 28 से 18 में ट्रांसफर किए गए। इसके अलावा रेस्टोरेंट में खाना भी सस्ता हो सकता है। नई दरों के तहत किसी भी तरह के रेस्टोरेंट में खाना खाने पर अब सिर्फ 5% GST देना होगा। GST परिषद ने रिटर्न फाइलिंग को भी सरल करने के लिए कई बदलाव किए हैं। All restaurants in the country will be levied a GST of 5% and no ITC benefit will be available to any restaurant. Since they did not pass on the benefit to the consumer, they are not entitled to the benefit themselves. GST की नई दरों से खुदरा महंगाई में कमी आने की संभावना है। वैश्विक वित्तीय सेवा देने वाली कंपनी नोमुरा की रिपोर्ट में कहा गया है कि इससे खुदरा महंगाई 20 बेसिस पॉइंट नीचे लाने में मदद मिल सकती है। सिंगापुर दौरे पर गए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि आर्थिक सुधारों की वजह से भारत कारोबार के लिए बेहद आकर्षक जगह बन रहा है। जेटली का मानना है कि नोटबंदी, GST और डिजिटल तंत्र में भारी सुधार से माहौल बेहतर बनाने में मदद मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली और हरियाणा ने बढ़ते वायु प्रदूषण का मिलकर उपाय खोजने की बात कही है। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की कल चंडीगढ़ में बैठक हुई। बैठक के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पराली जलाने, वाहन प्रदूषण, CNG से चलने वाली गाड़ियां लाने और सड़क बनाने जैसे मुद्दों पर बात हुई। उन्होंने कहा कि दोनों राज्य मिलकर कदम उठाने के लिए तैयार हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि ये समस्या सभी उत्तर भारतीय राज्यों की है और इसका हल भी मिलकर खोजना होगा। भले ही अपनी अपनी स्टेट्स में हम सब कंसर्न हैं, लेकिन दिल्ली एक ऐसा क्षेत्र है जिसके ऊपर हम सब यानी कंसर्न उससे हैं कि दिल्ली देश की राजधानी है, तो इस नाते से स्मोक वहां न हो, इसका प्रयत्न हम सब मिलकर के करेंगे।
कोई भी कदम उठाने की अगर ज़रूरत है, हम वो सभी कदम उठाने के लिए तैयार हैं। और ये एक इंडिकेशन हमारी पूरी गवर्नमेंट्स को है, दोनों राज्यों की गवर्नमेंट्स को, कि वो इसको प्रदूषण के मामले को गंभीरता से इसके ऊपर कदम उठाएं। दिल्ली और आसपास के इलाकों में अगले साल 1 अप्रैल से BS6 ग्रेड का वाहन ईंधन बिकेगा। पेट्रोलियम मंत्रालय ने इसका ऐलान किया है। पहले BS6 को साल 2020 से लागू करना था। पेट्रोलियम कंपनियों से कहा गया है कि वो पूरे NCR में 2019 से BS6 ईंधन भेजने पर विचार करें। BS6 से वाहन से निकलने वाले धुएं में कमी आएगी और वायु प्रदूषण कम होगा। NGT ने अमरनाथ यात्रियों को पर्याप्त बुनियादी सुविधाएं मुहैया नहीं कराने पर अमरनाथ श्राइन बोर्ड को फटकार लगाई है। अधिकरण ने कहा है कि बोर्ड सुप्रीम कोर्ट के 2012 के निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है। उसने श्राइन बोर्ड से इस बारे में दिसंबर से पहले हफ्ते तक स्थिति रिपोर्ट देने को कहा है। NGT के अध्यक्ष जस्टिस स्वतंत्र कुमार ने कहा कि वहां शौचालय जैसी सुविधाएं भी नहीं हैं, जिससे महिलाओं को बहुत परेशानी होती है। NGT ने पर्यावरण और वन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की समिति बनाई है, जो श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं मुहैया कराने की कार्य योजना तैयार करेगी। समिति को दिसंबर के पहले हफ्ते में रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है। जमीन घोटाले के आरोप में फंसे केरल के परिवहन मंत्री थॉमस चांडी ने कल इस्तीफा दे दिया। एनसीपी की बैठक के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री को त्यागपत्र सौंप दिया। थॉमस चांडी का नाम अल्पुझा जिले के लेक रिजॉर्ट में भूमि अतिक्रमण के मामले में आया है। इसके बाद से यूडीएफ और बीजेपी लगातार चांडी के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। पिछले 17 महीने से थॉमस चांडी तीसरे मंत्री हैं जिन्हें पिनाराई विजयन मंत्रिमंडल से पद छोड़ना पड़ा है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद देखिए। जिम्बाब्वे में सभी भारतीय सुरक्षित। अंग्रेज समय में कलकत्ता, मद्रास और मुंबई 3 पोर्ट हुआ करते थे और इसलिए ये 3 हाईकोर्ट को ही सत्ता दी गई थी। आज बदलते समय में देश में कई पोर्ट डेवलप हुए, लेकिन उनके साथ कानून ही पुराना रहा। उसको बदलने के लिए आज हम एक कानून लाए हैं। The bill does not define how the existing proceedings will be transferred after the implementation of the act even to other courts. समंदर पर किसका होगा राज, कैसे बनेंगे बंदरगाह, कौन चलाएगा जहाज। हमारे सम्मानीय सदस्य ने कहा है कि वेज को आपने प्राथमिकता दी है और लॉस ऑफ लाइफ को सेकंड प्राथमिकता दी है। लाइफ लॉस हो वो भी एक महत्व का विषय है, उसकी भी उसमें शामिल करना चाहिए, लेकिन जिन्होंने ये शिप को बचाया है उसको भी प्राथमिकता दी है। बदलेगा बासा कानून, होंगे नए प्रावधान, संसद संवाद में इस बार समंदर का कानून। मदुरई सुब्बालक्ष्मी कर्नाटक शैली की मशहूर संगीतकार, संयुक्त राष्ट्र संघ सभा में संगीत प्रस्तुति देने वाली पहली भारतीय, भारत रत्न से सम्मानित पहली महिला संगीतज्ञ, रेमन मैगसेसे अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला। इसके अलावा वो पहली महिला रही जिन्हें संगीत कलानिधि के रूप में मिला कर्नाटक संगीत का सर्वोत्तम पुरस्कार। महात्मा गांधी, पंडित नेहरू और लता मंगेशकर को किया जाता है इनके प्रशंसकों में शुमार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल झारखंड के स्थापना दिवस पर 15 अरब रुपए की जोहार योजना की शुरुआत की। विश्व बैंक के सहयोग से इस योजना का लक्ष्य 2 लाख ग्रामीण निर्धनों की आय दोगुनी करना है। राष्ट्रपति ने झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने राज्य से गरीबी दूर करने और महिलाओं के विकास के लिए राज्य सरकार के प्रयासों की तारीफ की। रांची में हुए समारोह में 35,000 लाभार्थियों को दस्तावेज वितरण किए गए। इसके अलावा डॉक्टरों, शिक्षकों और प्राचार्यों को नियुक्ति पत्र भी दिए गए।
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि तकनीक और सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से कृषि क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा सकता है। विशाखापट्टनम में कल आंध्र प्रदेश एजिटेक समिट 2017 की शुरुआत करते हुए उन्होंने ये बात कही। उपराष्ट्रपति ने तकनीक के प्रयोगशाला से खेत और मंडी तक विस्तार पर जोर दिया। साथ ही किसानों को कृषि के साथ डेयरी और मछली पालन जैसे कामों को अपनाने की सलाह दी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने बुधवार को विशाखापट्टनम में आंध्र प्रदेश एजिटेक समिट 2017 का उद्घाटन किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि कृषि की देश की अर्थव्यवस्था में बड़ी हिस्सेदारी है। उपराष्ट्रपति ने 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के लक्ष्य को तकनीक के जरिए हासिल करने पर जोर दिया। We have to innovate. We have to work with farmers to infuse knowledge and technology. We must use technology to enhance productivity and see the economic benefits of increased production reach all the farmers. Workforce in agriculture sector is declining at the rate of approximately 2% every year. उपराष्ट्रपति ने ज्ञान और प्रौद्योगिकी तक किसानों की पहुंच बढ़ाने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि मिट्टी की जांच, नए बीज, मौसम का पूर्वानुमान जैसी तकनीकों से किसान फसल पैदावार और आय बढ़ा सकते हैं। उपराष्ट्रपति ने किसानों से मछली पालन, डेयरी और वानिकी जैसे कृषि से जुड़े धंधे अपनाने की सलाह दी। उपराष्ट्रपति ने जल संरक्षण, सिंचाई की उन्नत तकनीकों और कृषि से जुड़ी बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने पर जोर दिया। Technology can enable farmer to know the health of the soil. Technology can enable the farmer to know the price of the producers. Technology can also be useful for the person for transforming information and knowledge to the farmers. Because of poor access to irrigation and improved technology, we have to focus more on investing on infrastructure. उपराष्ट्रपति ने कहा कि बढ़ती जनसंख्या के लिए खाद्य सुरक्षा मुहैया कराने की जरूरत है, जिससे देश को कुपोषण और भूख से निजात दिलाई जा सके। कार्यक्रम को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भी संबोधित किया। 3 दिन के इस कार्यक्रम को आंध्र प्रदेश सरकार, CII और बिल और मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने मिलकर तैयार किया है। इसमें कई स्टार्टअप फाउंडर्स और तकनीकी विशेषज्ञ समेत कई लोगों ने हिस्सेदारी की। सम्मेलन में कृषि में नई तकनीकों के इस्तेमाल और किसानों की समस्याओं के समाधान पर भी चर्चा होगी। उपराष्ट्रपति ने कहा कि कृषि को अगर तकनीक के साथ जोड़ा जाए तो कई समस्याओं का समाधान हो सकता है। उन्होंने इसके लिए आंध्र प्रदेश सरकार की सराहना करते हुए कहा कि इससे न केवल किसानों की आय में वृद्धि होगी, बल्कि साथ ही साथ युवा पीढ़ी को भी खेती की तरफ आकर्षित किया जा सकेगा, जिससे किसान, खेती और पूरे मुल्क को लाभ होगा। विशाखापट्टनम से कैमरामैन मनोज के साथ रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरें। जिम्बाब्वे में राजनीतिक संकट गहरा गया है। सेना ने देश को अपने नियंत्रण में ले लिया है। सेना ने कहा है कि राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे को खतरा नहीं है और वो पूरी तरह सुरक्षित हैं। दक्षिण अफ्रीका ने कहा है कि मुगाबे को नजरबंद कर दिया गया है। दक्षिण अफ्रीका वहां एक दूत भी भेज रहा है। इस बीच विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा है कि सभी भारतीय जिम्बाब्वे में सुरक्षित हैं। वो लगातार दूतावास से संपर्क बनाए हुए हैं। अफ्रीकी देश जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे में गश्त करते सेना के जवान और तैनात टैंक। सेना ने जिम्बाब्वे को अपने नियंत्रण में ले लिया है। सेना ने कहा है कि राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे और उनका परिवार सुरक्षित है और ये कार्रवाई राष्ट्रपति के आसपास जमा अपराधियों के खिलाफ की जा रही है। सेना ने इसे तख्ता पलट मानने से इनकार किया है। We wish to make it abundantly clear that this is not a military takeover of government. What the Zimbabwe Defense Forces is doing is to pacify a degenerating political, social and economic situation in our country. सैनिकों ने जिम्बाब्वे के पब्लिक ब्रॉडकास्टर के मुख्यालय पर कब्जा कर लिया है। राजधानी हरारे के कुछ इलाकों में गोलीबारी की खबरें भी हैं। इनमें मुगाबे का निजी घर भी शामिल है। सत्ताधारी जानू PF पार्टी ने सेना के कदम को विश्वासघात बताया है। We will not sit idly and fold our hands while these cheap potshots and threats are made against the legitimate and popularly elected leader of the Revolutionary Party ZANU-PF in Zimbabwe. दरअसल राजनीतिक उथल-पुथल की शुरुआत कुछ दिन पहले हुई। 93 साल के मुगाबे ने उपराष्ट्रपति पद से इमरसन मनंगावा को बर्खास्त कर दिया था। सेना ने इसका विरोध किया। बर्खास्तगी को सत्ताधारी ZANU-PF पार्टी में अंदरूनी सत्ता संघर्ष के तौर पर देखा जा रहा है।
क्योंकि मुगाबे अपनी पत्नी ग्रेस को राष्ट्रपति बनाने के संकेत दे चुके हैं। सेना इसके पक्ष में नहीं है। लोगों का मानना है कि देश में जल्द से जल्द शांति बहाल होनी चाहिए। जिम्बाब्वे 1980 में ब्रिटेन से आजाद हुआ था। तब से यहाँ मुगाबे शासन कर रहे हैं और लंबे समय तक रहने वाले राष्ट्राध्यक्ष हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अमेरिका ने कहा है कि फिलहाल म्यांमार पर प्रतिबंध लगाना उचित नहीं होगा। उसने रोहिंग्या लोगों पर अत्याचार के दोषियों पर निजी प्रतिबंध लगाने की बात कही। अमेरिकी विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन ने कल नेपिताओ में म्यांमार की स्टेट काउंसलर आंग सान सू की और सैन्य प्रमुख से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने सू की के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। टिलरसन ने रोहिंग्या संकट की स्वतंत्र जांच कराने और सबूत जमा करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि म्यांमार पर प्रतिबंध लगाना संकट का हल नहीं है। जो लोग समस्या के लिए जिम्मेदार होंगे उन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। म्यांमार से पिछले कुछ महीनों से करीब 6 लाख रोहिंग्या लोगों का पलायन हुआ है। ये लोग बांग्लादेश में शरण लिए हुए हैं। A key test of any democracy is how it treats its most vulnerable and marginalized populations. It is the responsibility of a government and its security forces to protect and respect the human rights of all persons within its borders and to hold accountable those who fail to do so. I haven't been silent. Actually, we've been sending out a lot of statements from my office, and I've also made statements of my own. But I think what people mean is that what I say is not interesting enough. But what I say is not meant to be exciting. It's meant to be accurate. कोरियाई प्रायद्वीप में बढ़ते तनाव को लेकर चीन विशेष दूत को उत्तर कोरिया भेजेगा। चीन के सरकारी मीडिया ने बुधवार को यह जानकारी दी। राष्ट्रपति शी जिनपिंग के विशेष दूत सोंगताओ शुक्रवार को उत्तर कोरिया जाने वाले हैं। वहां वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की पिछले महीने हुई कांग्रेस के बारे में चर्चा करेंगे। चीन की एक कदम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति की मुलाकात के बाद उठाया गया है। अमेरिका ने चीन से उत्तर कोरिया पर लगाम लगाने के लिए जल्द कुछ करने की सलाह दी थी। उन्होंने चेतावनी दी थी कि समय तेजी से निकलता जा रहा है। सोंगताओ पहले मंत्री स्तर के नेता हैं जो 2015 के बाद उत्तर कोरिया जाएंगे। चीन उत्तर कोरिया का अहम साझेदार है। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में देश भर के कारीगरों और शिल्पकारों की कलाकृतियां प्रदर्शित की जा रही हैं। हुनर हाट नाम से आयोजित इस प्रदर्शनी का आयोजन अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने किया है। ये तस्वीरें हैं व्यापार मेले में प्रदर्शित किए जा रहे हुनर हाट की। यहाँ उत्तर पूर्वी राज्यों की बेत और बांस की बनी सजावटी वस्तुओं के साथ भागलपुर का टसर और मटका सिल्क के अलावा हैदराबादी मोती लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने हुनर हाट का उद्घाटन किया। प्रगति मैदान में जो हुनर हाट है उसमें जो है वो तिहाड़ से लेकर के त्रिपुरा तक, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और कानपुर तक के आपको दस्तकार शिल्पकारों का जो हुनर का हौसला है उनको हौसले अफजाई भी करना है और साथ ही साथ उनके जो काम हैं उन कामों को जो है वो प्रदर्शित करना है। मेले में हिस्सा ले रहे दस्तकार और शिल्पकार भी मंत्रालय की सुविधाओं से संतुष्ट हैं। दिल्ली में माइनॉरिटी लोग रिजर्वेशन में हमको बुलाए, आने जाने का ट्रेन चार्जेस और रहने का पूरा पैसा दे दे। इसके लिए हम इधर आए, इधर आके हम डिस्प्ले करें। 1-2 दिन में रेस्पॉन्स भी अच्छा है। कुछ नई चीज़ें आती हैं, हम लोग घूमने आते हैं तो कुछ नई चीज़ें आइटमें घर लेके जाते हैं। कुछ कपड़े, कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरी। हुनर हाट में दिल्ली के तिहाड़ जेल के कैदियों की कलाओं का भी प्रदर्शन किया जा रहा है। हमें यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली है कि जो हमारी फैक्ट्रीज में काम प्रोडक्ट्स बने हैं उनको यहाँ पर डिस्प्ले करने के लिए। हुनर हाट दरअसल अल्पसंख्यक मंत्रालय की उस्ताद योजना का एक हिस्सा है। इस योजना का मकसद पिछड़े और ग्रामीण वर्ग के दस्तकार और शिल्पकारों को अपनी वस्तुओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच उपलब्ध कराना है। इसमें देश भर के अल्पसंख्यक समुदाय के करीब 130 से अधिक कारीगर हिस्सा ले रहे हैं। व्यापार मेला 27 नवंबर तक चलेगा।
हुनर हाट में देश के कोने कोने से आए हुए दस्तकारों, शिल्पकारों और कारीगरों को अपने हुनर के प्रदर्शन का बेहतर मौका तो मिल ही रहा है, साथ में अपने उत्पाद और सामान को बेचने का अंतर्राष्ट्रीय मंच भी उपलब्ध कराया गया है। कैमरामैन राज ठाकुर के साथ मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी। संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती को लेकर विरोध तेज हो गया है। राजपूत करनी सेना के बाद राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन भी इसके विरोध में खड़े हो गए हैं। फिल्म पद्मावती पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इधर संजय लीला भंसाली के समर्थन में बॉलीवुड भी उतर आया है। कलाकारों का कहना है कि किसी को भी फिल्म को देखे बिना विरोध नहीं करना चाहिए। फिल्म पद्मावती 1 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। बात मौसम की। मौसम विभाग ने ओडिशा के तटीय इलाकों में भारी बारिश की आशंका जताई है। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में कम दबाव का क्षेत्र बनने की इसकी वजह बताई गई है। इस दौरान करीब 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटा हवा चलने की उम्मीद है। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है और तेज रफ्तार से हवाएं चलने की आशंका है। बात खेलों की। भारत और श्रीलंका के बीच आज से पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा। कोलकाता में होने वाले इस टेस्ट में दोनों ही टीमें जीत के इरादे से मैदान पर उतरेंगी। भारत ने हालिया दौर में शानदार प्रदर्शन किया है। उसने श्रीलंका को उसके घर में खेल के तीनों प्रारूपों में हराया और इसके बाद वनडे और T20 में पहले ऑस्ट्रेलिया और फिर न्यूजीलैंड को मात दी। वहीं श्रीलंका ने भारत से हार के बाद पाकिस्तान को 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में तो हराया, लेकिन पाकिस्तान के हाथों वनडे और T20 में उसे हार मिली। उसकी मौजूदा फॉर्म को देखकर भारत का पलड़ा हर मामले में भारी दिख रहा है। वहीं साइना नेहवाल और HS प्रणय ने चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। साइना ने अमेरिका की झांग बिएविन को 21-12, 21-13 से मात दी। साइना का अगला मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। वहीं पुरुष सिंगल्स में प्रणय ने ली डांग कोवेन को 18-21, 21-16, 21-19 से हराया। आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया कर्मियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने पत्रकारों और कैमरा पर्सन के काम की तारीफ की है, जो बिना थके खबरें निकालते रहते हैं, जो देश के निर्माण में मददगार हैं। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि प्रेस की आज़ादी लोकतंत्र का आधार है। सरकार प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। मीडिया का इस्तेमाल 125 करोड़ भारतीयों की कौशल, ताकत और रचनात्मकता दिखाने के लिए किया जा सकता है। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा और पत्रकारिता में उच्च आदर्श कायम करने के मकसद से प्रेस परिषद की स्थापना की गई थी और इसने 16 नवंबर 1966 से अपना कामकाज शुरू किया था। और अब आखिर में हेडलाइंस। जम्मू कश्मीर में हिंसा से सख्ती से निपटने का निर्देश। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक। आतंकवाद विरोधी अभियान तेज करने के संकेत। पदोन्नति में आरक्षण मामले में संविधान पीठ में होगी सुनवाई। SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर का मामला 2006 के आदेश पर पुनर्विचार पर होगा फैसला। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों पर विचार। प्रधानमंत्री और अमित शाह बैठक में शामिल। हिमाचल में कांग्रेस के 23 नेता पार्टी से निष्कासित। दिल्ली NCR में धुंध की स्थिति में सुधार। प्रदूषण से मिलकर निपटेंगे हरियाणा और दिल्ली। ओडिशा में भारी बारिश की आशंका। भारत और श्रीलंका के बीच पहला टेस्ट आज से। कोलकाता के ईडन गार्डन में मुकाबला। साइना और प्रणय चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए विशेष। नमस्कार।